हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एंड द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नथिंग बट लीज। क्लियर? मैंने अभी तक आपको फ्रेंड्स क्या क्या करवा दिया वो मैं आपको एक बार याद करवा दूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लीज का मतलब होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीज। तो लीज कुछ नहीं है, अगर कोई भी ओनर ऑफ द एसेट किसी को राइट टू यूज ट्रांसफर करे अगेंस्ट कंसिडरेशन और द सीरीज ऑफ अ कंसिडरेशन। जो बंदा असेट को ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम था लेसर, जो बंदा असेट को रिसीव कर रहा है उसका नाम क्या था? लेसी। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 हम टोटल 4 जगह पे अप्लाई नहीं करते थे। पहला, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। सेकंड, अगर आपके पास कोई भी लाइसेंसिंग अग्रीमेंट है फॉर द मोशन पिक्चर फिल्म्स इन द वीडियो रिकॉर्डिंग्स। थर्ड आपका कौन सा था? थर्ड था वहां पे कोई भी आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द राइट ऑफ यूज ऑफ द लैंड। एंड द फोर्थ आपका कौन सा था? तो अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। ये 4 जगह पे फ्रेंड्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। There are 2 types of lease. One is a finance lease and second is the operating lease. Finance lease में आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करते हो, पर ऑपरेटिंग लीज में आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करते। जब मैं बोल रहा हूं रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करते हो, उसका मतलब व्हाट? फाइनेंस लीज में जो असेट होता है ना, वो फ्रेंड्स कौन रिकॉर्ड करता है? तो फाइनेंस लीज की असेट लेसी रिकॉर्ड करेगा, पर ऑपरेटिंग लीज में असेट कौन रिकॉर्ड करते रहेगा? तो ऑपरेटिंग लीज में असेट को लेसर ही रिकॉर्ड करते रहेगा। क्लियर? सेकंड चीज, कौन सी सिचुएशन में वो लीज आपके लिए फाइनेंस लीज है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बोल रहा था कि 5 सिचुएशन में तो वो लीज आपके लिए फाइनेंस लीज ही होने वाली है। वो कौन सी 5 सिचुएशन? सबसे पहला, अगर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म अगर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर होने वाला है तो वो लीज फ्रेंड्स हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? फाइनेंस लीज। अगर लेसी के पास ऑप्शन है असेट को परचेस करने का आइदर विद कंसिडरेशन और द विदाउट कंसिडरेशन, देन दैट लीज इज कंसीडर्ड एज द फाइनेंस लीज। अगर आपका जो लीज टर्म है दैट लीज टर्म कवर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट, देन इट इज कंसीडर्ड एज द फाइनेंस लीज। एंड अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट है दैट कवर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, देन इट इज कंसीडर्ड एज द फाइनेंस लीज। मैं आपको याद करवा दूं ये फाइनेंस लीज है कि नहीं है। वो 5 में से कोई भी एक सिचुएशन भी अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो सिंपली वो लीज आपके लिए कौन सा लीज हो जाएगा? वो लीज आपके लिए फाइनेंस लीज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने अकाउंटिंग स्टार्ट किया था फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। याद करो तो फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी मतलब कौन? जो बंदा असेट को रिसीव कर रहा है वो अपनी बुक में क्या करने वाला है? तो वो फ्रेंड्स अपनी बुक में असेट को रिकॉग्नाइज करने वाला है। लेसी अपनी बुक में फर्स्ट एंट्री करेगा असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। कौन सी अमाउंट्स है? फेयर वैल्यू ऑफ असेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। जब फ्रेंड्स मैं वर्ड बोल रहा हूं मिनिमम लीज पेमेंट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द अग्रीड लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सेकंड एंट्री आप करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। थर्ड एंट्री करोगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड द फोर्थ एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट। एंड द फिफ्थ एंट्री आपका होगा फ्रेंड्स पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपको याद करो फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर हमने स्टार्ट किया था। लेसर अपनी बुक में से असेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा। डी रिकॉग्नाइज के लिए वो एंट्री करेगा लेसी अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट। कौन सी अमाउंट है? तो अमाउंट था वो था नेट इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट? तो नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट मिनिमम लीज पेमेंट एंड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। और मैं सब यहां पे फिर से बोल दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट? तो अग्रीड लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो था उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे मिनिमम लीज पेमेंट। आपको साथ में ये चीज एकदम फोकस कर लेना चाहिए। यहां पे था अग्रीड प्लस गारंटेड। ऑलरेडी हमारी फॉर्मूला में अनगारंटेड था, तो कहने से गारंटेड प्लस अनगारंटेड करेंगे तो हमारे लिए क्या बनने वाला है? एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू बन जाएगा। सेकंड एंट्री आपको याद करो वहां पे एंट्री करते थे लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। थर्ड एंट्री हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। फोर्थ एंट्री हम करते थे इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सिंपली लेसी की बुक में 5 एंट्री, लेसर की बुक में 4 एंट्री, लेसी की बुक में गारंटेड, लेसर की बुक में एक्सपेक्टेड। लेसी की कौन सी 5 एंट्री आपको पता होना चाहिए? असेट टू लेसर, इंटरेस्ट टू लेसर, लेसर टू बैंक, डेप्री टू असेट, पीएनएल टू इंटरेस्ट टू डेप्री। लेसर की बुक की फ्रेंड्स आपको 4 एंट्री भी पता होना चाहिए। लेसी टू असेट, लेसी टू इंटरेस्ट, बैंक टू लेसी एंड इंटरेस्ट टू पीएनएल। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज मतलब वो ऐसी लीज जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता। एंड जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता उसका मतलब व्हाट? लेसी मतलब लेसर जब असेट ट्रांसफर करे लेसी को तब उसको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेसी जब असेट को रिसीव करे तभी भी वो कोई एंट्री करने वाला नहीं है। दूसरा चीज मैं बता दूं, लेसर अपनी बुक में एक रेंट इनकम रिकॉर्ड करेगा, लेसी अपनी बुक में एक रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहले हम चेक कर ले लेसर की बुक की एंट्री। लेसर को अगर रेंट मिल गया है तो वह एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, मिलना बाकी है तो डेबिट कर देगा लेसी अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम अकाउंट।
अच्छा, उसकी बुक में ही असेट है ना, तो डेप्री भी कौन करेगा, वही लेगा। तो वो एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज, एंड द लास्ट एंट्री हो जाएगा क्लोजिंग एंट्री। जो आपका रेंट इनकम है इट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, तो वो एंट्री कर देगा ऑपरेटिंग लीज इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। एंड उसकी बुक में एक डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस है, वो डेप्री वो पीएनएल में डेबिट कर देगा, एंड उसके लिए एंट्री करेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेसी सिर्फ एक्सपेंस रिकॉर्ड करने वाला है, वो एंट्री कर देगा ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर पेमेंट करना बाकी है तो टू लेसर अकाउंट। दूसरा चीज समझ लेना, उसकी बुक में एक ही एक्सपेंस आने वाला है, तो वो एक्सपेंस ट्रांसफर कहां पे कर देगा, पीएनएल में। जो लोग मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं उनको मैं बोल दूं, यहां पे मैं जो भी चीज यहां पे जस्ट आपको ब्लैक इंक से लिख के बताऊं, वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको कुछ उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो फ्रेंड्स हम उसको लिखना स्टार्ट करें। आपको जस्ट ये चीज समझना है, मैं एक नया टॉपिक चालू करूं, ध्यान से समझ लेना। द टॉपिक नेम इज सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन आपने ऐसा कुछ वर्डिंग सुन के रखा है, कहां पे सुना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में हम ऐसा ही कुछ करते थे। फ्रेंड्स आपको मैं याद करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में मैंने आपको एक सेल एंड रीपर्चेस अग्रीमेंट सिखाया था। उसमें होता क्या था, कोई एक पर्सन को एक लोन चाहिए, तो वो क्या करता था, अपने गुड्स कोई दूसरे पार्टी को सेल करता था, एंड उसी पार्टी के पास से वो लोग क्या करते थे, सेम गुड्स को वो लोग रीपर्चेस करने का अग्रीमेंट करते थे। दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर्ड एज अ सेल एंड रीपर्चेस कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसको हम फाइनेंस ट्रांजैक्शन बोलते थे। एंड इफ इट इज अ फाइनेंस ट्रांजैक्शन, तो इसमें क्या होता था, किसी के लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता था, पर फ्रेंड्स वो किसी के लिए क्या होता था, इंटरेस्ट इनकम बनता था। आर यू फॉलोइंग मी? यहां पे हम क्या करेंगे समझो, एक पर्सन ए है, उस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो पर्सन ए क्या करेगा पता है फ्रेंड्स आपको, उसके पास जो 100 रुपए वाले गुड्स है ना, वो 100 रुपए वाले गुड्स क्या करेगा, तो वो 100 रुपए वाले गुड्स किसी को लीज पर दे देगा। मतलब पहले क्या कर देगा, वो उसको सेल कर देगा। 100 रुपए वाले गुड्स फ्रेंड्स में क्या करूंगा, मैं 500 रुपए में बेच दूंगा। कितने रुपए में बेचू, 500 रुपए में। ये मेरे पास एक 100 रुपए की एसेट थी, वो मैंने क्या कर दिया फ्रेंड्स में, वो मैंने 500 रुपए में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब समझो, 500 रुपए में बी क्या करेगा, इस असेट को क्या कर लेगा, परचेस कर लेगा। क्लियर? 100 के गुड्स ए ने 500 में बी को बेच दिया। पर कहने से जिस मोमेंट पे बेचने का पर्पस वो था कि मुझे बी के पास से 500 रुपए की लोन लेनी थी। मैंने बैंक में बहुत कुछ ट्राई किया, पर बैंक वाले लोन देने के लिए रेडी नहीं थे। तो मेरा पर्पस यहां पे क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे 500 रुपए की लोन चाहिए। पर साथ में होता क्या था, अगर ये चीज मान लो मशीन है, तो मैंने अगर वो मशीन को बी को बेच दिया, तो कहने से मेरा ऑडिटर एक डाउट क्रिएट करता था। कौन सा डाउट, कि आपने तो ये मशीन को बेच दिया, एंड अगर आप इस मशीन को बेच रहे हो तो कहने से प्रॉब्लम क्या होता था कि मशीन को तो आपने बेच दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिंपली मैं आपको यहां पे ये बताऊं, मशीन को जिस मोमेंट पे बेच दोगे उसके बाद कहने से आप एक साइड ऐसा दिखा रहे हो कि आपका सेल्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर डबल हुआ है, पर आपकी बैलेंस शीट में जिस पर्टिकुलर असेट का यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे थे वो असेट तो आपके पास है ही नहीं। तो कहने से आपको ऑडिटर को समझाना थोड़ा भारी हो जाएगा। एक तो मशीन भी बेच दिया एंड मेरा सेल्स भी डबल हुआ है, तो इतना सारा मैंने प्रोडक्शन कहां से किया। तो हम क्या करते थे, हम इसी असेट को वापिस लीज पर लेते थे। क्या करते थे, वापिस लीज पर लेते थे। मतलब मैंने क्या किया, ए ने पहले सेल किया, बी ने पहले क्या किया, तो बी ने पहले परचेस किया, उसके बाद बी सेम असेट ए को लीज पर देगा। इन दैट सिचुएशन बी क्या बन जाएगा, तो बी लेसर बन जाएगा, एंड ये ए क्या बन जाएगा, तो ए लेस बन जाएगा। सिंपल, पहले असेट को सेल करो एंड वही असेट को क्या करो, अब लीज पर वापस लेके आओ। दिस इज कॉल्ड द सेल एंड द लीज बैक ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स आपका दिमाग चलना चाहिए, यहां पे सेलर एंड लेसी is always one person and the buyer and lessor is always one person. रिपीट करो, कौन कौन, seller and lessee is always one person and the buyer and lessor is always one person. अब कहने से हमको ये चेक करना पड़े कि बॉस आपने जो लीज बैक किया ना, वो लीज बैक कहने से वो कुछ भी हो सकता है। सर कुछ भी हो सकता है मतलब क्या, मतलब आपको यहां पे वो चेक करना पड़ेगा कि आपने जो लीज बैक पर जो असेट लिया वो फ्रेंड्स आपके लिए वो फाइनेंस लीज है कि आपके लिए वो ऑपरेटिंग लीज है। सेल तो सिंपल है, सेल में कोई टेंशन नहीं है, पर आप जो असेट लीज पर वापस लेते हो ना, वो लीज पर आपने जो भी असेट लिया वहां पे आपको चेक कर लेना पड़े कि वो लीज जो है वो आपके लिए फाइनेंस लीज है कि वो आपके लिए ऑपरेटिंग लीज है, उसके हिसाब से उसका कुछ अकाउंटिंग कुछ अलग होने वाला है।
सर क्या होने वाला है अकाउंटिंग, तो वो समझो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 क्या बोल रहा है, इफ इट इज अ फाइनेंस लीज तो आपका सेलिंग प्राइस एंड आपका कैरिंग अमाउंट का जो भी डिफरेंस है ना, उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करने का, उसको आपको क्या कर देना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना पड़ेगा। अमोर्टाइज कौन से रेशियो में करोगे, तो कि डेप्रिसिएशन के रेशियो में करोगे। एंड इफ द मेथड ऑफ डेप्री इज नॉट गिवन देन इट इज अज्यूम्ड इट इज एन एसएलएम। कुछ नहीं का पता चला, रिपीट करो। अगर आपने जो भी लीज बैक पर वापस लिया, वो लीज बैक अगर फ्रेंड्स आपके लिए फाइनेंस लीज है, कौन सी एसेट, कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज। सर वो कैसे पता चले वो फाइनेंस लीज है, याद करो हमने वो 5 कंडीशन देखा था, वो 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल हो गया तो सिंपली वो लीज बैक हमारा कौन सा हो जाएगा, फाइनेंस लीज। अगर फाइनेंस लीज है तो आपकी बुक में जो कैरिंग अमाउंट था वो एंड आपने जिस प्राइस में असेट को बेचा, वो दोनों का डिफरेंस फ्रेंड्स आप इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करोगे, वो दोनों के डिफरेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना पड़ेगा। एंड आप जो भी अमोर्टाइज करोगे ना, वो कौन से रेशियो में करोगे, तो वो आप कौन सा रेशियो लोगे, इन द रेशियो ऑफ डेप्री। अब बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट है ना, तो उसको डाउट होगा, सर आपने असेट को तो सेल कर दिया तो डेप्री कौन सा। फ्रेंड्स समझो, असेट को मैंने सेल किया, उसके बाद जो मैंने असेट लीज पर वापस लिया ना, वो कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज। एंड अगर मैंने लीज पर असेट वापस लिया, अगर वो फाइनेंस लीज है एंड फाइनेंस लीज में भी मैं कौन हूं, तो मैं लेसी हूं। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस लीज में असेट कौन रिकॉर्ड करता है, तो कि लेसी ही रिकॉर्ड करता है। तो सिंपली घूम फिर के असेट मेरे पास ही वापस आया। एंड फाइनेंस लीज में असेट अगर लेसी ही रिकॉर्ड करेगा तो फ्रेंड्स डेप्री भी कौन लेगा, तो डेप्री भी आपका लेसी ही लेने वाला है। तो आपको ही आपकी बुक में क्या करना पड़ेगा, डेप्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब डेप्री आप ही रिकॉर्ड कर रहे हो तो सिंपली आपका जो प्रॉफिट आया था ना, वो प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसको डेफर्ड करोगे। एंड जो भी डेफर्ड करोगे उसको क्या करोगे, अमोर्टाइज करना है। कौन से रेशियो में, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। इफ डेप्री इज नॉट गिवन देन फॉर एकेडमिक पर्पस वी आर अज्यूमिंग एसएलएम। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ए के पास जो 100 रुपए वाली असेट थी ना, उन्होंने फ्रेंड्स कितने में बेचा, 500। मैं ऐसा बोलूं, उनके पास जो 400 का प्रॉफिट आया ना, वो 400 का प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो 400 के प्रॉफिट्स को वो फ्रेंड्स क्या कर देगा, अमोर्टाइज करेगा। एंड अमोर्टाइज करेगा कौन से रेशियो में, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्री। इफ मेथड ऑफ डेप्री इज नॉट गिवन देन इट इज अज्यूम्ड इट्स एन एसएलएम। आर यू फॉलोइंग मी? अच्छा, बट इफ इट इज एन ऑपरेटिंग लीज तो वहां पे क्या लिखा समझ लो। ये आपकी बुक वैल्यू है जिसको आप कैरिंग अमाउंट भी बोलते हो, एक मैं आपको फेयर वैल्यू बोल रहा हूं और एक मैं आपको दे रहा हूं सेलिंग प्राइस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, अगर आपने जो भी सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन किया है वो अप टू फेयर वैल्यू तक किया है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लेना। अगर मेरी बुक में असेट की वैल्यू 100 है, मार्केट में लोग 110 में बेचते हैं, मैंने भी उसको 110 में फ्रेंड्स बेचा है, कुछ गलत किया, नहीं गलत किया। मैं गलत कब करूंगा पता है, कि मैं जो सेल्स करता हूं ना, वो कंपेयर टू करंट फेयर वैल्यू कुछ ज्यादा प्राइस पर सेल करूं तभी वो गलत हो रहा है, उसके पहले वो कुछ गलत होने वाला नहीं था। तो सिंपली कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा कोई टेंशन नहीं है। 10 रुपीज के प्रॉफिट को आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हो, टेंशन नहीं है। क्लियर? दिस इज माई फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में बोलूं, मार्केट में असेट, मेरी बुक में असेट की वैल्यू 100 रुपए, लोग 110 में बेचते हैं, फेयर वैल्यू इज 110, पर हमने 105 में बेचा। फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 रुपए के प्रॉफिट को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दो, टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा, जब आपका सेल कुछ फेयर वैल्यू से ज्यादा है। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी बुक में असेट की वैल्यू 100 है, लोग 110 में बेच रहे हैं, मैंने 115 में बेचा, कोई प्रॉब्लम है? हाँ फ्रेंड्स प्रॉब्लम है। इस असेट की एक्चुअल फेयर वैल्यू जस्ट 10 रुपए है, पर आपने उसको, मेरा 110 है, मतलब लोग 10 रुपए का ही प्रॉफिट करते हैं, पर आपने अगर उसको 115 में बेचा है, उसका मतलब फ्रेंड्स आपने 5 रुपए के एक्सेस प्रॉफिट किया है। क्या करना पड़ेगा, सुन लो। 10 रुपए के प्रॉफिट को आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दोगे, पर फ्रेंड्स आपका 5 रुपए का जो प्रॉफिट आता है ना, वो 5 रुपए के प्रॉफिट को आप क्या कर दोगे, अमोर्टाइज करोगे। क्लियर? नेक्स्ट अगर आगे बढ़ू, मेरी बुक में वैल्यू 100 है, लोग 90 में बेचते हैं, मैंने उसको 85 में बेचा, अगेन कोई टेंशन नहीं है। 15 रुपए के लॉस को आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दो। पर आप समझना, मेरी बुक में वैल्यू 100 है, लोग उसको 90 में बेचते हैं, पर मैंने उसको 97 में बेचा है। फ्रेंड्स प्रॉब्लम है? हाँ है। 100 रुपए के सामने अगर उसकी फेयर वैल्यू जस्ट 90 है, मतलब लोग 10 रुपए का लॉस कर रहे हैं, पर मैंने उसको 97 में बेचा, मतलब फ्रेंड्स मैंने जस्ट उसके 3 रुपए का लॉस किया।
लोग 10 का लॉस करते हैं, मैंने 3 का लॉस किया, उसका मतलब मैंने 7 रुपीज का लॉस कम किया। 7 रुपीज का लॉस कम किया, उसको सेकेंड लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने 7 रुपीज के प्रॉफिट को ज्यादा किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 क्या बोल रहा है, सुन लेना। 10 रुपए के लॉस को आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दो, पर 7 रुपए के प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना पड़ेगा। सिंपली समझाओ, सेल एंड लीजबैक में होता क्या है, पहले आप असेट को सेल करते हो, वही असेट को आप क्या करके आते हो, वही असेट को आप लीज पर वापस लेके आते हो। सेल कर दो वो प्रॉब्लम नहीं है, जब लीज पर वापस लेके आते हो तब हम वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज और इट्स एन ऑपरेटिंग लीज। सर पता कैसे चलेगा इट्स अ फाइनेंस और इट्स एन ऑपरेटिंग, तो सिंपली उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको 5 कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इफ इट इज अ फाइनेंस लीज तो जिंदगी बहुत ईजी थी, कैरिंग अमाउंट एंड सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को आप इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसको क्या कर दोगे, अमोर्टाइज कर दोगे। एंड कौन से रेशियो में अमोर्टाइज करोगे, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। इफ द मेथड ऑफ डेप्री इज नॉट गिवन देन इट इज एसएलएम। पर अगर आपका ऑपरेटिंग लीज है तो ऑपरेटिंग में सिंपली पर्पस वो था कि ऑपरेटिंग में अप टू फेयर वैल्यू तो चलेगा, पर फेयर वैल्यू से ज्यादा अगर कुछ भी बेच रहे हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। क्लियर। मैं फ्रेंड्स उसकी थियरी लिखवा रहा हूं, अब उसकी थियरी लिखो, टाइटल लगाओ। चलो टाइटल लगाओ, सेल एंड लीजबैक। क्लियर, सबको लिखना है, सेल एंड लीजबैक। क्लियर, चलो वहां पे लिखना, तो वहां पे फ्रेंड्स लिखना अ सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन, अ सेल एंड लीजबैक transaction involves the sale of an asset, involves the sale of an asset by vendor and leasing of the same asset back to the vendor, leasing of the same asset back to the vendor. Clear? Next लिखना, if सेलबैक is a finance lease, ऐसा लिखना आप, if sale and lease back is finance lease, अगर वो फाइनेंस लीज है तो इसका अकाउंटिंग अब कैसे करोगे वो आपको समझा रहा हूं, तो वहां पे लिखना। यस फ्रेंड्स, अगर वो फाइनेंस लीज है तो उसका मैं आपको लिखवा रहा हूं, फाइनेंस लीज है तो आपको क्या करना चाहिए, तो वहां पे लिखना एनी डिफरेंस बिटवीन any difference between selling price and carrying amount, any difference between selling price and carrying amount should be amortized, should be amortized over the lease term, should be amortized over the lease term in proportion of depreciation of leased asset, depreciation of leased asset. Next लिखना, if method of depreciation is not given, if method of depreciation is not given,
then it is assumed to be SLF। क्लियर? आपको कौन सी मेथड फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स? स्ट्रेट लाइन मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। डन। ये कौन सी लीज हुआ? ये हुआ आपका फाइनेंस लीज। क्लियर? अब मैं लिखवा रहा हूं इफ सेल एंड लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज। स्टार्टर लगाओ। इफ सेल एंड लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज। क्लियर? अगर आपका फाइनेंस नहीं है पर अगर आपका ऑपरेटिंग है तो अकाउंटिंग कैसे करना है उसके बारे में स्टोरी समझा रहा हूं आपको। क्लियर? फ्रेंड्स मेरे साथ आप टोटल यहां पे जस्ट आप 3 कॉलम का एक टेबल बना दो। चलो फ्रेंड्स अब साथ में ड्रॉ करोगे 3 कॉलम का एक टेबल। अच्छा एक काम करो, उसके पहले हम क्या करते थे, लिख देते हैं। वहां पे लिखो इफ सेल प्राइस इज बिलो, ऐसा लिखो पहले। इफ सेल प्राइस इज बिलो फेयर वैल्यू, तो टेबल वेबल छोड़ दो, डायरेक्टली लिख दे। वहां पे लिखो इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, सेलिंग प्राइस is greater than carrying amount, then it is profit, and if it is profit तो वहां पे आपको लिख दो recognized immediately। recognized immediately। परफेक्ट। नेक्स्ट लिखना है सेलिंग प्राइस इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कैरिंग अमाउंट तो वहां पे लिखो इट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस, एंड इफ इट इज अ लॉस तो वहां पे लिखना इट इज अगेन recognized इमीडिएटली। क्लियर? आपको तुरंत ही पूरा प्रॉफिट आए कि लॉस है आपको रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। बट यस इंपॉर्टेंट इज दैट इफ सेल प्राइस इज अबव फेयर वैल्यू। क्लियर? वहां पे लिखना इफ सेल प्राइस इज अबव फेयर वैल्यू। अगर आपका सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो क्या कर दोगे, तो वहां पे लिखना सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट है, एंड साथ में मुझे बोलना ही नहीं है कि वो फेयर वैल्यू से तो ज्यादा है क्योंकि वो तो मेरा मेन हेडिंग था। तो कहना ही आपका जो भी प्रॉफिट आएगा, पर वो जो प्रॉफिट आए उसका आपको करना क्या है, तो वो लिख दो डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू recognized immediately। क्लियर? एंड वहां पे लिखना सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू उसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, अमोटाइज करना पड़ेगा। सिंपल इतने याद रखो, अगर वो आपके लिए फाइनेंस लीज है तो कैरिंग अमाउंट एंड सेलिंग प्राइस का जो भी प्रॉफिट है उसको क्या कर देने का, अमोटाइज कर देने का। कौन से रेशियो में, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्री। इफ द मेथड ऑफ डेप्री इज नॉट गिवन तो कौन सा, एसएल है। ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज में मुझे अप टू फेयर वैल्यू तक प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर फेयर वैल्यू से कुछ भी ज्यादा आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अमोटाइज करना पड़ेगा। परफेक्ट फ्रेंड्स। अब अगर नौकर के मटेरियल में उसके थोड़े क्वेश्चंस देखे तो आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स चेक करो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगर आप चेक करो
तो कहना से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझ लेना मैं क्या करवा रहा हूं। एक्स लिमिटेड सोल्ड, सॉरी चलो फ्रेंड्स, एक्स लिमिटेड सोल्ड जेसीबी मशीन हैविंग WDV ऑफ ₹50 लाख। फ्रेंड्स अंडरलाइन कर देना, आपको क्या बोला है, WDV ऑफ ₹50 लाख टू वाई लिमिटेड फॉर 60 लाख एंड द सेम जेसीबी वॉज लिस्ट बैक बाय वाई टू एक्स। फ्रेंड्स मतलब पहला पता चल गया आपको, पहले आपने सेल किया है एंड सेल करने के बाद वही एसेट को आपने क्या किया है तो कि लीज पर वापस लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, द लीज इज ऑपरेटिंग लीज। क्वेश्चन में बोल ही दिया कि आप जो लीज बैक करवा रहे हो ना वो कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज। कमेंट अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड if sale price of 60 लाख which is equal to the fair value। फ्रेंड्स मेरी बुक में कैरिंग अमाउंट 50 का था, मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू 60 है, मैंने भी बेचा 60 में है। फ्रेंड्स कुछ गलत किया तो आंसर इज नो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो अगर हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बनाए तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइटल लगा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। आप मेरे साथ 4 कॉलम का एक टेबल बना दो, उसमें 4th कॉलम थोड़ी बड़ा रखना, बाकी चलेगा। क्लियर, चलो ड्रॉ करो। चार कॉलम का टेबल चाहिए मुझे। एंड एक आपके पास मार्जिन तो है ही। क्लियर, चलो स्टार्ट करें। हेडिंग लगाओ। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर हम लिख देंगे मार्जिन में। क्वेश्चन नंबर के बाद ये चेक करेंगे व्हाट इज द WDV, व्हाट इज फेयर वैल्यू, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, एंड लास्ट में हम यहां पे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे तो क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्लियर, चलो एक एक क्वेश्चन को पहले चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पता है हमारी WDV 50 थी, मार्केट में फेयर वैल्यू भी 60 है, हमने बेचा भी कितने में, 60 में। क्लियर, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखूं, अच्छा ये यहां पे सिंपल लिख दे, ये सब कुछ जो हमारा अमाउंट है ना वो फ्रेंड्स अमाउंट जो है वो अमाउंट रुपीज इन लैक्स में। क्लियर, तो कहना इसे यहां पे चेक करें WDV 50, हमारा फेयर वैल्यू भी 60 है एंड हमने जो बेचा वो भी कितने में फ्रेंड्स बेचा है, 60 में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तभी होगा अगर आपने कुछ फेयर वैल्यू से ज्यादा प्राइस में बेचा, यहां पे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो सिंपल यहां पे लिख रहा हूं द प्रॉफिट ऑफ ₹10। अब ये भी बोल दूं यहां पे जो भी अमाउंट है वो रुपीज इन लैक्स में, द प्रॉफिट ऑफ ₹10 शुड बी immediately recognized in statement of profit एंड लॉस। परफेक्ट, तो सिंपल आपको इमीडिएटली P&L में क्या कर देना पड़ेगा, रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। ओके चलो हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर पढ़े। अरे पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ ले, क्या बोला था। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है फेयर वैल्यू इज 50 एंड सेलिंग प्राइस कितना बोला है, तो आपका 45। क्लियर, अच्छा WDV तो सेम ही रहने वाला है, तो WDV 50 था, उसकी फेयर वैल्यू भी 50 है एंड उसका सेलिंग प्राइस कितना है तो क्या 45 है। फ्रेंड सिंपली आपके पास एक 50 की वैल्यू, 50 लाख की असेट थी, मार्केट में लोग उसको 50 में ही बेचते हैं, पर आपने 45 में बेचा। आपने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो कब होता, अगर आपने कुछ फेयर वैल्यू से ज्यादा बेचा। यहां पे कोई टेंशन नहीं है, तो सिंपली मैं यहां पे बोल रहा हूं द लॉस ऑफ, क्योंकि आपने 50 का 45 में बेचा इसलिए आपका लॉस है, द लॉस ऑफ ₹5 शुड बी immediately recognized in statement of profit and loss। क्लियर, चलो हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट थर्ड क्वेश्चन। तो आपको क्या बोला है, फेयर वैल्यू इज 55 एंड द सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 62। क्लियर, तो हुआ क्या समझ लेना, मेरे पास WDV 50 का है, फेयर वैल्यू 55 का है एंड मैंने बेचा कितने में, 60। 50 वाली वैल्यू लोग 55 में बेचते हैं, मतलब लोग 5 का प्रॉफिट करते हैं।
तो एक्चुअली पर कहने से मैंने 50 वाला 62 में बेचा, मतलब कहने से फ्रेंड्स मैंने 12 का प्रॉफिट किया। अप टू फेयर वैल्यू तक प्रॉब्लम नहीं है, पर फेयर वैल्यू से ऊपर 55 से ऊपर आपने जितने में बेचा, कितने में बेचा 62 में, तो ऊपर का जो 7 रुपीज है वो 7 रुपीज में क्या कर दूंगा, अमोर्टाइज कर दूंगा। तो सिंपली मैं यहां पे लिख रहा हूं द प्रॉफिट ऑफ ₹5 should be immediately recognized in statement of profit and loss and profit of ₹7 should be अमोर्टाइज। अप टू 5 तक प्रॉब्लम नहीं है, पर 5 से कुछ 55 से ऊपर कुछ भी गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। क्लियर। अगर फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 4 अगर पढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा पहले सबसे पहले चेक करें। क्वेश्चन में बोला क्या है, तो आपकी बुक वैल्यू तो सेम ही रहने वाले 50, पर व्हाट इज द फेयर वैल्यू एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो वहां पे लिखा है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में लास्ट में क्या लिखा है, फेयर वैल्यू इज ₹45 लाख एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹48 लाख। समझना क्या बोल रहा हूं, ये 50 है, ये 45 है और ये 48 है। मेरी बुक में एक असेट 50 की है, लोग उसको 45 लाख में बेचते हैं, मतलब लोगों का 5 लाख का लॉस होता है, पर मैंने उसको 50 वाली चीज को बेचा कितने में, 48 में। मतलब फ्रेंड्स मेरा कितने का लॉस हुआ, तो मेरा टोटल 2 का लॉस हुआ। लोगों का 5 का लॉस है, मेरा 2 का लॉस है। सिंपली मैंने कुछ गलत किया है, फेयर वैल्यू से ज्यादा मैं बेचा, मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो मेरा 3 का प्रॉफिट ज्यादा है। 5 का लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड करूंगा एंड 3 के प्रॉफिट को क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं द लॉस ऑफ ₹5 should be, sorry, हाँ फिर से लिखते हैं, द लॉस ऑफ ₹5 should be immediately recognized in P&L and profit of ₹3 should be amortized। क्लियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखने में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि फाइनेंस है ऑपरेटिंग। इन दिस क्वेश्चन तो आपको बोल ही दिया था, वो ये कौन सा है, तो ऑपरेटिंग है। क्लियर फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई करें, चेक करो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट ऑन लीज कैलकुलेट। क्या पूछा है, समझ लेना। कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट, मतलब जो आप एफएम में जो आईआरआर कैलकुलेट करते हो ना फ्रेंड्स, वैसा आईआरआर कैलकुलेट करना है। लीज टर्म, लीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, एनुअल लीज रेट 80,000 एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। लीज पीरियड जो आपका बोला है वो कितना बोला है, 5 इयर्स। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 40,000, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना होता है 24,000। आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू बोल दिया, कितना बोला है 3,20,000। डिस्काउंट रेट्स फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स आर एस बिलो 10% के हिसाब से, 14% के आपको हिसाब से दे दिया है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन देख के नहीं गए ना तो आप कंफ्यूज हो गए वहां पे कि सर जब हम आईआरआर कैलकुलेट करें तो आईआरआर जब कैलकुलेट करें तो लेसर के व्यू पॉइंट से करेंगे कि लेसी। सर ऐसा क्यों पूछते हो लेसर के लेसी, बिकॉज आपका लास्ट ईयर का कैश फ्लो चेंज हो जाएगा। अगर आप कहने से फ्रेंड्स लेसर का व्यू पॉइंट कंसीडर करोगे ना तो लेसर के व्यू पॉइंट में आपको क्या लेना पड़ेगा, तो लेसर के व्यू पॉइंट में आप एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू लोगे। पर अगर आप लेसी का व्यू पॉइंट कंसीडर करोगे ना तो आपको कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, गारंटेड। अगर क्वेश्चन में आपको आईआरआर पूछते हैं तो आपको सिंपली फ्रेंड्स लेसर के व्यू पॉइंट से आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हम सिंपली क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बनाए, क्वेश्चन 10 टाइटल लगाओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10,
एंड सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? आपको टोटल 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सिक्स कॉलम है फ्रेंड्स, 4 नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 डिस्काउंटिंग रेट दिए, तो दोनों के हिसाब से हम कैलकुलेट करके प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। क्लियर? चलो टाइटल लगाओ, ईयर कैश फ्लो, ईयर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 10%, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 14%, एंड फाइनली क्या आ जाएगा तो कि प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? चलो हम ईयर में स्टार्ट करें, कितने साल का क्वेश्चन है वो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास टोटल टोटल कहने से 5 साल का क्वेश्चन है। हर एक साल एनुअल लीज पेमेंट 80,000 है, लास्ट में रेसिडुअल वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 64,000, गारंटेड प्लस अनगारंटेड। क्लियर? ईयर में लिखते 1 2 3 4 एंड 5। कैश फ्लो अगर चेक करें तो कि 80,000, यहां पे भी कितना होगा 80,000, थर्ड ईयर में 80, फोर्थ ईयर में भी क्या हो जाएगा 80,000 प्लस 64,000 फ्रेंड्स चेक करोगे तब का कितना हो जाएगा 1,44,000 हो जाएगा। क्लियर? डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर हम कंसीडर करें 10% के हिसाब से, तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है 909826751, यहां पे लिख देता हूं 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। फ्रेंड्स कहने से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। कैलसी लो 80,000 इंटू 0.909, तो सिंपली फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 72,720, यहां पे लिख देता हूं 72,720। नेक्स्ट अगर करोगे तो 80,000 इंटू 0.826, तो उसका आंसर आएगा आपका 66,080। नेक्स्ट अगर चेक करोगे तो आपका 80,000 इंटू 0.751, तो सिंपल आपका आंसर आएगा 60080। नेक्स्ट अगर चेक करो तो 80,000 इंटू 0.683, तो आपका आंसर आएगा 54,640, एंड द लास्ट 1,44,000 इंटू 0.621, तो आपका आंसर आएगा 89,424। क्लियर? तो फ्रेंड्स अगर हम यहां तक का टोटल करें तो हमको इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। चेक करो टोटल कितना आंसर आएगा 3,42,944, 3,42,944 इज माई आंसर। पर इट्स अ प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। साथ में कहना है आपको 14% के हिसाब से भी डेटा दिया है 0.877.769, 0.877.769, यहां पे लिख देता हूं 0.877.769। नेक्स्ट अगर वेरीफाई करें तो क्या था, तो आपको क्वेश्चन में बोला था 0.675.592, 0.675.592। नेक्स्ट अगर चेक करें तो 0.592 के बाद आपको लास्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको बोला था, कितना बोला था 0.519। क्लियर? हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिल जाएगा 14% के हिसाब से भी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। कैलसी लो 80,000 इंटू 0.877 फ्रेंड्स हम करें तो हमारा आंसर आएगा 70,160, यहां पे लिख देता हूं 70,160। 80,000 इंटू 0.769 करो तो फ्रेंड्स मेरा आंसर आएगा 61,520। 80,000 इंटू 0.675 करो तो हमारा आंसर आएगा 54,000। 80,000 इंटू 0.592 करें तो हमारा आंसर आएगा 47,360। क्लियर? एंड लास्ट में 1,44,000 इंटू 0.519 करें तो हमारा आंसर आएगा 74,736। एंड अगर फ्रेंड्स हम यहां तक कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू चेक करें
तो हमारा आंसर था 3,07,776। क्लियर फ्रेंड्स, अब आपको एफएम आना चाहिए, आईआरआर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सेम मेथड से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लेना क्या होगा। अगर 10% के हिसाब से मेरा आंसर है 3,42,944, 14% के हिसाब से मेरा आंसर है 3,07,776। तो सिंपली अगर बोलूं यहां पे 4% का अगर चेंज हुआ तो आंसर में कितना चेंज होगा? तो फ्रेंड्स आपका आंसर में 35,168 का चेंज होने वाला है। कहने से मैं 342 944 पर खड़ा हूं, मुझे जाना कहां पे है? 3,20,000 तक जाना है। तो सिंपल फ्रेंड्स मेरा 22,944 का ये चेंज करना पड़े तो प्रेजेंट वैल्यू में कितना चेंज आएगा? करो 22,944 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 35,168 करोगे तो फ्रेंड्स आपका 2.6 आएगा। मतलब मेरा आईआरआर कितना हो जाएगा? 10% तो था, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? 2.6% ऐड करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स हमारा आईआरआर हो जाएगा 12.6%। क्या हो जाएगा? हमारा आईआरआर हो जाएगा। क्लियर? परफेक्ट। जाओ मैं आगे, हमारा इस क्वेश्चन भी डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन। ऑन 1st January 2011 Santa Limited sold equipment for rupees 6,14,460। सांता लिमिटेड ने क्या कर दिया? अपने इक्विपमेंट को बेच दिया 6,14,460 में, जिसकी कैरिंग अमाउंट आपकी बुक में बोला है कैरिंग अमाउंट ऑफ द इक्विपमेंट ऑन द डेट वॉज रुपीज 1 लाख। सेल वॉज पार्ट ऑफ द पैकेज अंडर विच Banta Limited leased the asset to Santa Limited for 10 years term. Economic life of the asset is estimated at 10 years. Minimum lease payment by the lessee has been fixed at rupees 1 lakh, payable annually beginning 31st December 2011. Incremental borrowing interest rate of Santa Limited is estimated at the rate of 10%. Calculate the net effect on the profit and loss account. फ्रेंड्स समझो, सांता लिमिटेड ने बांता लिमिटेड को अपना 1 लाख रुपए वाला एक इक्विपमेंट 6,14,460 में सेल किया। फ्रेंड्स 1 लाख वाला इक्विपमेंट अगर मैं 6,14,460 में सेल करूं, उसका मतलब उन लोगों का 5,14,460 का प्रॉफिट हुआ। वही इक्विपमेंट वो लोग क्या करने वाले? लीज पर वापस लेने वाले। जब वो लोग वही इक्विपमेंट को लीज पर वापस लेने वाले हैं तो उसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग। तो फ्रेंड्स समझ लेना क्या बोला है आपको। क्वेश्चन में बोला है कि इकोनॉमिक लाइफ जो बोला है ना, ये रहा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, वो कितना बोला है? 10 साल आपको बोला है कि ना। एंड कहने से हम भी जो आपको लीज पर लेने वाले हैं वो भी कितने साल तक लीज पर लेने वाले? 10 साल। तो सिंपल बोलूं मैं लीज टर्म कवर एंटायर लाइफ ऑफ द एसेट। सिंपली अगर आपको पता चले मेरा लीज टर्म जो कवर है वो एंटायर एसेट की लाइफ को कवर कर रहा है तो सिंपल वो लीज कौन सा हो जाएगा? फाइनेंस लीज। इफ इट इज अ फाइनेंस लीज तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो भी प्रॉफिट है, सर कौन सा प्रॉफिट, तो आपको याद करो 1 लाख वाली चीज आपने 6,14,460 में बेचा है, मतलब मैं फ्रेंड्स बोलूं कि आपका टोटल 5,14,460 का जो प्रॉफिट है उसको आप इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसको क्या कर दोगे? अमोर्टाइज करोगे। एंड वो भी जो अमोर्टाइजेशन होगा ना वो फ्रेंड्स कौन से रेशियो में होगा? तो वो आपका जो रेशियो कैलकुलेट होगा वहां पे वो कौन सा रेशियो होगा? तो वो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन होने वाला है। आर यू फॉलोइंग मी? मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? तो सिंपली अगर मैं आंसर पढ़ दूं, गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू AS19 इन द गिवन क्वेश्चन the lease term is same as economic life of the asset. Underline कर दो, lease term is same as economic life of the asset, hence the given lease is considered as a finance lease. Present value of minimum lease payment is rupees 1 lakh into present value annuity factor at the rate of 10% at the end of the 10th year is 6,14,460, which is equal to sale price. Hence 6,14,460 will be capitalized in the books of Santa Limited. Clear? आगे बढ़े। According to AS19, if the sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess or deficiency of the sale proceeds over the carrying amount should not be immediately recognized as income or loss in the financial statement, पर उसको क्या करना पड़ेगा? in the books of seller lessee, instead it should be deferred and आपको क्या करना पड़ेगा? amortize करना पड़ेगा। and over the क्या करोगे? lease term in the proportion of the depreciation on the lease asset. Therefore profit on sale of lease back is 5,14,460 will be credited to profit and loss over the lease term that is 10 years. आपको जो भी प्रॉफिट है उसको 10 साल में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा in proportion of the depreciation charge.
अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन टू बी ऑन एसएलएम बेसिस, बिकॉज क्वेश्चन में आपको मेथड नहीं दिया था, तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स आपको कितना करना पड़ेगा, 51,446 आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे का जो भी कैलकुलेशन दिया है ना, उसको क्या कर दो, उसको कैंसिल कर दो, वो अभी आपके लिए कोई काम का नहीं है। परफेक्ट। आपको जस्ट मुझे आपको इतना समझाना था कि सेल एंड लीजबैक में जो भी प्रॉफिट आया उसको मैं क्या कर दूंगा, पीएनएल में क्रेडिट कर दूंगा इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? सिंपली हमारी बुक में इतने क्वेश्चंस है जो मैंने आपको कवर करवा दिया। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 खत्म हो रहा है, पर सबसे पहले मैंने आपको अभी तक जितना भी करवाया वो सब कुछ एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। एस 19 नाम था लीज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीज? अगर कोई भी ओनर ऑफ द असेट किसी को राइट टू यूज ट्रांसफर करे अगेंस्ट कंसिडरेशन और द सीरीज ऑफ कंसिडरेशन, जो बंदा असेट को ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम होता है लेसर, जो बंदा असेट को रिसीव कर रहा है उसका नाम क्या होता है, लेसी। There are two types of lease. One is a finance lease, second is the operating lease. Finance lease में risk and reward transfer होता है, पर operating lease में risk and reward transfer नहीं होता। मतलब कि finance lease में जो भी asset होगा वो lessee record करेगा, पर operating lease में जो भी asset होगा वो कौन record करता रहेगा, तो वो lessor ही record करता रहेगा। 5 सिचुएशन में वो लीज आपके लिए फाइनेंस लीज ही होने वाली है। कौन सी 5 सिचुएशन? इफ तो लेसी के पास एक ऑप्शन है असेट परचेस करने का, आइदर विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ऑटोमेटिकली ओनरशिप अगर लेसी के वहां पे ट्रांसफर होने वाला है तो वो लीज कौन सा होगा, फाइनेंस लीज। नेक्स्ट, इफ द लीज टर्म कवर एंटायर इकोनॉमिक लाइफ और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट कवर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, एंड असेट को स्पेसिफिक नेचर वाला है, विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन आप किसी को सेल नहीं कर सकते। ये हर एक कंडीशन के बीच में फ्रेंड्स और था, कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल है तो सिंपली आप बोल दोगे वो लीज आपके लिए कौन सा हो जाएगा, फाइनेंस लीज हो जाएगा। आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो आपके साथ क्या होगा, 4 सिचुएशन में वो आपका एस 19 अप्लाई होने ही नहीं वाला था। सबसे पहला, एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। सेकंड, अगर आपके पास कोई भी लाइसेंसिंग अग्रीमेंट है फॉर द मोशन पिक्चर फिल्म्स इन द वीडियो लेक्चर्स के लिए। थर्ड, आपको याद करवा दूं क्या था आपके पास, लीज फॉर द यूज ऑफ द लैंड। एंड द फोर्थ आपके लिए कौन सा था, द फोर्थ आपका पॉइंट था कि अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। फ्रेंड्स हर एक के बीच में और था, मतलब हर एक जगह पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी अपनी बुक में फर्स्ट एंट्री करेगा, असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। कौन सी अमाउंट है, तो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। जब मैं बोल रहा हूं मिनिमम लीज पेमेंट मतलब क्या था, अग्रीड लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। सेकंड एंट्री करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर। थर्ड एंट्री करोगे लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोर्थ एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज। इन द फिफ्थ एंट्री करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर? उसके बाद मैं आपको याद करूं वहां पे क्या प्रॉब्लम था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर की बुक में सब असेट को डी रिकॉग्नाइज करते थे एंड उसके लिए हम एंट्री क्या करते थे, लेसी अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट। एंड उसकी कौन सी अमाउंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो मिनिमम लीज पेमेंट एंड द अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। मिनिमम मतलब व्हाट, तो कि अग्रीड प्लस गारंटेड, नीचे ऑलरेडी अनगारंटेड था इसीलिए हम वहां पे क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड। सेकंड एंट्री करते थे लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। थर्ड एंट्री करने वाले बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। फोर्थ एंट्री इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सिंपल याद करवा दो, लेसी की बुक में 5 एंट्री करते थे, लेसर की बुक में 4 एंट्री करते हैं, लेसी की बुक में गारंटेड लेते थे, लेसर की बुक में क्या करते थे, एक्सपेक्टेड लेते हैं। क्लियर? सिंपली उसके बाद ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में कोई टेंशन नहीं था, लेसर अपनी बुक में रेंट इनकम को रिकॉर्ड करेगा, लेसी अपनी बुक में क्या करेगा, रेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा। उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट आने वाला नहीं था। नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करें तो हमने आज सीखा था सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। कोई पार्टी को सेल करो, उसी पार्टी के पास से अगर आप असेट लीज पर वापस लेके आते हो तो आपको चेक करने का कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग। इफ इट इज अ फाइनेंस लीज तो सिंपल सेलिंग प्राइस एंड कैरिंग अमाउंट का जो भी प्रॉफिट है उसको डायरेक्टली क्या कर दो, अमोर्टाइज कर दो। कौन से रेशियो में, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड इफ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन तो यू कैन सेलेक्ट आपका एसएलएम। क्लियर? और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो अप टू फेयर वैल्यू तक चलेगा, फेयर वैल्यू से ज्यादा कुछ भी प्रॉफिट है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना पड़ेगा। क्लियर? Thank you friends, thank you very much. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.